हेलो बच्चों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि फसल किसे कहते हैं, इसका उत्पादन किस तरह किया जाता है और इसका प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। यानी फसल को बोने से लेकर किस प्रकार यह भंडार गृह और हमारे घरों तक पहुंचाई जाती है। बच्चों, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और हम अपना भोजन पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं। अब सभी सजीव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से भोजन के लिए पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। अब इतनी अधिक जनसंख्या के लिए हमें खाद्यान्न भी ज्यादा चाहिए और अब खाद्यान्न की मात्रा ज्यादा चाहिए तो इसे हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे, वही हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। किसान खेती के द्वारा खाद्यान्न का उत्पादन करता है। खेती किसे कहते हैं? जब आप लोग कहीं बाहर गए हो, शहर से बाहर की तरफ, तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी जमीन पर एक ही तरह के पौधे दिखाई देते हैं। हाँ बच्चों, यही खेती होती है। खेती में किसान अनाज, गेहूं, मक्का इत्यादि खाद्य पदार्थों का उत्पादन करता है। अब जब बहुत बड़े क्षेत्र के अंतर्गत एक ही तरह के पादप उगाए जाते हैं तो इसे हम फसल के नाम से जानते हैं। तो फसल को परिभाषा के रूप में किस तरह व्यक्त कर सकते हैं कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। बच्चों, हम घरों में गमले लगाते हैं, छोटे छोटे गार्डन होते हैं, क्या वो खेती है? क्या हम गमलों में फसल प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, हम गमलों में केवल कुछ सब्जी वगैरह या सजावटी पौधे ही लगा सकते हैं। पर जब हमें बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन करना होता है तो हमें फसल बोनी पड़ती है। तो फसल जब एक ही किस्म के पौधे बहुत बड़े एरिया पर बोए जाते हैं, उगाए जाते हैं, तो यही फसल कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे फसल का वर्गीकरण। सबसे पहले हम लेते हैं ऋतुओं के आधार पर फसल का वर्गीकरण। ऋतुओं के आधार पर फसल को खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सर्वप्रथम हम देखते हैं खरीफ की फसल किस माह में बोई जाती है। बच्चों, खरीफ की फसल को वर्षा ऋतु में, जिसका समय होता है जून से सितंबर माह है। इसके अंतर्गत हम धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि फसलों का उत्पादन करते हैं। दूसरा हम देखते हैं रबी की फसल, जिसका समय होता है शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक, और रबी की फसल के रूप में हम गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि फसलों का उत्पादन करते हैं। जायद की फसल, जिसका समय होता है मार्च से जून, और इसके अंतर्गत ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूज इत्यादि फसलें प्राप्त की जाती है। तो बच्चों, ये तो हुआ ऋतुओं के आधार पर फसल का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं कृषि पद्धतियां। कृषि पद्धतियां किन्हें कहते हैं? बच्चों, एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान को खेत के अंदर कई कार्यकलाप करने पड़ते हैं और वो जो भी क्रियाकलाप खेत के अंदर करता है वही सब कृषि पद्धतियां कहलाती हैं। अर्थात किसान द्वारा फसल उगाने के लिए जो विभिन्न क्रियाकलाप किए जाते हैं वही कृषि पद्धतियां कहलाती है। आइए देखते हैं एक फसल को प्राप्त करने के लिए किसान क्या क्या क्रियाकलाप करता है। सर्वप्रथम मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई, जिसमें बीज को बोया जाता है, खाद और उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा,
कटाई तथा भंडारण मुख्य चरण होते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने से क्या तात्पर्य है और मिट्टी को तैयार क्यों किया जाता है? बच्चों, फसल को जब हम प्राप्त करते हैं तो बीज बोने के लिए मिट्टी का भुरभुरा होना, पोला होना आवश्यक होता है। कठोर जमीन पर फसल प्राप्त नहीं की जा सकती। तो मिट्टी तैयार करना अर्थात मिट्टी को पलटना एवं पोला बनाना कृषि का महत्वपूर्ण चरण है। अब मिट्टी को पलटना और पोला बनाना क्यों आवश्यक है, इसके क्या फायदे हैं, देखते हैं। बीज ऊपरी परत से थोड़ा नीचे चला जाता है, जिससे अंकुरण सरलता से हो जाता है। अर्थात जो बीज बोया जाता है उसके ऊपर मिट्टी की परत आ जाती है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है तथा आसानी से श्वसन कर सकती है। मिट्टी में रहने वाले लाभदायक जीव जैसे केंचुओं की वृद्धि करने में पोली मिट्टी सहायक होती है। तो बच्चों, मिट्टी को पलटना और पोला बनाना कृषि का महत्वपूर्ण कार्य है। अब मिट्टी को पलटना और पोला बनाना, इसे हम जुताई के नाम से भी जानते हैं। तो जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलटने, पलटने व पोला बनाने की प्रक्रिया। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि किसान खेत के अंदर हल द्वारा मिट्टी को उलट पलट रहा है ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और इसके अंदर हवा आसानी से जा सके। अब मिट्टी को उलटने पलटने के कृषि औजार कौन कौन से हैं? अच्छे उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना जरूरी होता है और यह काम कई प्रकार के औजारों से किया जाता है। इसके अंदर हल, जैसा कि आप देख रहे हैं, कुदाली, कल्टीवेटर मुख्य हैं। बच्चों, जो हल है वह प्राचीन काल से ही जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने और खरपतवार निकालने और मिट्टी को कुरेदने के लिए, कुरचने के लिए इसका उपयोग किया जाता रहा है। जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है, यह औजार लकड़ी का बना होता है और इसे बैलों या ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की एक तिकोनी पत्ती होती है जिसे फॉल कहते हैं और इसका जो मुख्य भाग होता है वो लकड़ी का बना हुआ होता है। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा हुआ रहता है, जिसे बैलों की गर्दन पर रखा जाता है। दूसरा औजार है कुदाली। इसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। बच्चों, आजकल जो जुताई का काम है वो ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से किया जाता है, जिससे श्रम और समय दोनों की बचत होती है। अब कृषि पद्धतियों का अगला चरण लेते हैं, बुआई। बुआई फसल उत्पादन का बहुत ही अहम चरण है और बोने से पहले अच्छे बीजों का चयन, साफ और स्वस्थ बीजों का चयन करना आवश्यक होता है ताकि किसान अधिक उपज और स्वस्थ उपज प्राप्त कर सके। अब किस तरह पता लगा सकते हैं कि बीज स्वस्थ है या नहीं? तो हम एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भर देंगे, उसके अंदर एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालेंगे और उसको कुछ समय तक रख देंगे। कुछ समय पश्चात हम देखेंगे कि कुछ बीज तो जल के ऊपर तैरने लग गए हैं और कुछ बीज पानी में बैठ जाते हैं। बच्चों, जो बीज हल्के होते हैं वो क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और हल्के होकर वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, और जो स्वस्थ बीज होते हैं वो भारी होते हैं और वो बीकर के पेंदे में बैठ जाते हैं।
यह अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीज से अलग करने की बहुत ही अच्छी विधि है। अब बुआई से पहले बीज को किस तरह बोया जाए, उसके लिए कौन कौन से औजार आवश्यक हैं, वो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। एक है परंपरागत औजार और दूसरा है आधुनिक औजार। बच्चों, जो पुराने समय में जो औजार इस्तेमाल किया जाता था वो कीप के आकार का होता था और बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरों के पाइप से गुजरते हुए मिट्टी को भेदकर बीज जमीन के अंदर बो दिए जाते थे। परंतु वर्तमान समय में आधुनिक औजार के रूप में सीड ड्रिल काफी प्रचलित है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी और गहराई बनी रहती है और इसके द्वारा बुआई करने के बाद बीज मिट्टी से ढक जाते हैं। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। अब हम अगला चरण लेते हैं, खाद एवं उर्वरक। बच्चों, खाद और उर्वरक क्या होते हैं? तो खाद और उर्वरक वे पदार्थ होते हैं जो मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। फसल को मिट्टी से ही खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं और ये पोषक पदार्थ पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। जब एक किसान खेत में लगातार एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है तो जमीन के अंदर पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है और इस कमी को पूरा करने के लिए ही किसान खेतों में खाद देते हैं। यदि जमीन में पोषक पदार्थ कम होते हैं तो उसमें बोए गए पौधे कमजोर और कम उत्पादन क्षमता वाले होते हैं। उर्वरक और खाद क्या होते हैं, आइए देखते हैं। उर्वरक, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यह फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं और खाद प्राकृतिक रूप से तैयार की जाती है। बच्चों, अब हम खाद और उर्वरक में अंतर देखते हैं। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है जबकि खाद एक कार्बनिक पदार्थ है और यह एक प्राकृतिक पदार्थ है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है जबकि खाद खेतों में गोबर अपशिष्ट के अपघटन से बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस प्रचुरता में होता है जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं परंतु ये लंबे समय तक उसमें विद्यमान रहते हैं। बच्चों, उर्वरकों को मिलाने से पहले किसान अपने मिट्टी की जांच करवाता है और उसमें जिस प्रकार के मिनरल की, जिस प्रकार के पोषक तत्व की कमी होती है उस पोषक तत्व से युक्त उर्वरक को वो मिट्टी में मिलाता है। मिट्टी में खाद मिलाते हैं, इसके क्या लाभ हैं? इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है जिससे गैस विनिमय सरलता से हो जाता है। बच्चों, कृषि कार्य का अगला चरण होता है सिंचाई। हम जानते हैं कि प्रत्येक सजीव को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार पौधे को भी वृद्धि और उसके विकास के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे जल कैसे प्राप्त करते हैं? सही है, पौधे जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। जब ये जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं तो जल के साथ कई खनिज, लवण और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। बच्चों, पौधों के लिए जल क्यों आवश्यक है? अगर
जल नहीं होगा तो बीजों का अंकुरण नहीं होगा और जल में घुले हुए पोषक तत्व पौधे को प्राप्त नहीं होंगे। जल फसल को पाले और गर्म हवा से भी सुरक्षित रखता है और ये जो पानी होता है स्वस्थ फसल की वृद्धि के लिए जो जमीन है, मिट्टी है, उसके अंदर नमी को बनाए रखता है। अब जल कब कब देना चाहिए बच्चों, ये डिपेंड करता है कि जहां फसल बोई गई है वहां की मिट्टी कैसी है और वहां का वातावरण कैसा है। जैसे गर्मी के दिनों में जल अधिक बार दिया जाता है और सर्दी में कम बार। अब हम पढ़ते हैं सिंचाई। पौधों को पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। बच्चों, निश्चित अंतराल पर खेत में पानी देना सिंचाई कहलाता है। अब सिंचाई किस तरह से कर सकते हैं? सिंचाई के स्रोत क्या क्या हैं? सिंचाई के स्रोत कुएं, तालाब, झील, नदी, बांध, नहर आदि इनके द्वारा पानी प्राप्त होता है और उससे खेतों में सिंचाई की जाती है। बच्चों, सिंचाई की विधियां दो प्रकार की हैं। एक है पारंपरिक विधि और दूसरी है आधुनिक विधि। जो पारंपरिक विधि है उसके अंतर्गत मोट, चेन पंप, ढेकली, रहट आदि के द्वारा सिंचाई की जाती है, जबकि आधुनिक विधि के अंदर छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र के द्वारा सिंचाई की जाती है। हम देखते हैं कि मोट, चेन पंप, ढेकली, रहट, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र किस तरह के यंत्र हैं। बच्चे, जो पारंपरिक विधियों में सिंचाई के साधन है उसमें मोट इस तरह से दिखाई देता है जैसा आपको चित्र में दिख रहा है और इस तरह वो पानी को निकालकर खेतों में छोड़ा जाता है। ये है चेन पंप, ये ढेकली और ये रहट है। ये सिंचाई के पारंपरिक साधन है और इनके द्वारा खेतों में सिंचाई की जाती है। अब हम देखते हैं आधुनिक साधन। सिंचाई की आधुनिक विधि के अंतर्गत छिड़काव तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह समतल भूमि के लिए इसका उपयोग किया जाता है और ये उस जगह के लिए ज्यादा उपयोगी है जहां पर पानी की उपलब्धता कम हो। मुख्य पाइप से पानी इन खड़े हुए पाइपों में आता है और नोजल के द्वारा फिर पानी का छिड़काव किया जाता है। ये छिड़काव उसी तरह लगता है जैसे बारिश की बूंदें गिर रही हो। बच्चों, अगला आता है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र जैसा नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये बूंद बूंद सिंचाई की पद्धति है। इस विधि में जो पानी है बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। यह फलदार पौधों, बगीचों और पेड़ों को पानी देने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इस विधि के अंतर्गत पानी बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है और ऐसे क्षेत्र जहां पर पानी की कमी है वहां के लिए बहुत ही उपयोगी है। कृषि का अगला चरण है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार किसे कहते हैं? बच्चों, खेत में फसल के साथ साथ कहीं कहीं अनचाहे फालतू पौधे उग जाते हैं जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। इन पौधों को हम उगाते नहीं हैं, ये अपने आप ही उग जाते हैं। बच्चों, निराई खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। जब फसल के साथ खरपतवार उग जाती है तो यह मिट्टी से जल और पोषक तत्व अवशोषित करती रहती है, जिससे फसल के पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते और फसल के पौधों की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो हमें खरपतवार को हटाना आवश्यक होता है। अब खरपतवार को या तो हम उखाड़ कर हटा सकते हैं या फिर इसके लिए खरपतवार नाशी जैसे कुछ रसायनों का उपयोग 2,4-D आदि रसायनों का उपयोग कर हम खरपतवार को समाप्त कर सकते हैं। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है कटाई का।
कटाई में पौधे को या तो खींचकर उखाड़ लेते हैं या फिर दराती की सहायता से इसे जमीन के पास से काट लेते हैं। परंतु आजकल कटाई का कार्य मशीनों के द्वारा भी किया जाता है, जिन्हें हम हार्वेस्टर कहते हैं। अब जब फसल कट जाती है तो इसके दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। थ्रेसिंग का कार्य पहले फटक कर किया जाता था, परंतु आजकल ये कार्य कंबाइन मशीनों के द्वारा किया जाता है, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। जब फसल की कटाई का कार्य पूर्ण हो जाता है तो फसल का भंडारण करना इसका अगला महत्वपूर्ण चरण है। फसल के दानों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए भंडारण का कार्य किया जाता है। बच्चों, फसल के दानों को चूहों, नमी, कीट आदि से बचाकर रखना होता है। ताजा फसल के दानों में नमी होती है। यदि उसे ऐसे ही भंडारित करके रख देंगे तो वह खराब हो जाएगी। अतः इसे भंडारण से पहले धूप में सुखाना जरूरी है। बच्चों, अब किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण कहाँ करता है? टिन की कोठियों में या जूट के बोरों में। जब हम अपने घरों पर धान लेकर आते हैं तो हम भी अपने घरों पर धान किस में लेकर आते हैं? जूट के बोरों में। और भंडारित कहाँ करते हैं? इसी प्रकार की कोठियों में, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रही है। परंतु जब बहुत अधिक मात्रा में धान का भंडारण करना हो तो उसे साइलो भंडार गृहों में सुरक्षित रखा जाता है। बच्चों, हम घरों में भी अनाज को सुरक्षित रखने के लिए कुछ उपाय करते हैं। या तो हम उसमें नीम की पत्तियां डालते हैं या कुछ रसायनों का उपयोग कर उसको सुरक्षित रखते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने अध्ययन किया खेती किसे कहते हैं, फसल से क्या तात्पर्य है, फसलों का वर्गीकरण तथा कृषि पद्धतियां।